friends, welcome back to my channel. Dear friends, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर हम जो इससे पिछले वाला जो वीडियो था हमने जो संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण की हम बात कर रहे थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत डिटेल से अपन अध्ययन किया था। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसके अंदर हमने जो अगस्त प्रस्ताव है 1940 का हमने स्टडी की है। इसके पश्चात कैबिनेट मिशन की हम बात करिए। कैबिनेट मिशन के अंदर जो 3 सदस्य थे उन्हीं के आधार पर जो संविधान सभा का निर्माण किया था। फिर हम संविधान सभा ही आगे जाकर क्या करेगी, जो भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेकिंग है, यानी कि संविधान का निर्माण ये करेगी। इसमें हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान सभा की समितियां, यानी कि जो संविधान सभा की जो असेंबली है, जो कमेटियां हैं, उनकी बात अपन करेंगे। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कमेटियां हैं उनके बारे में देखिए। हम बात करते हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। देखिए, आपको पता है कि जो कैबिनेट मिशन आया था भारत 1946 में, और कैबिनेट मिशन आने के बाद उसने संविधान सभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना की, गठन किया। और ये जो संविधान सभा है फिर आगे जाकर क्या करेगी, हमारे संविधान का निर्माण करेगी, यानी कि उसका गठन करेगी। तो कहने का मतलब है कि इस संविधान सभा के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो कमेटियां बनाई गई हैं, उन कमेटियों के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इन समितियों की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख जो समिति थी, और इसमें सबसे जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो समिति है, जो यानी कि प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, उसके बारे में बहुत डिटेल से अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रमुख समितियों की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और फिर बाद में दूसरी जो समिति बनाई गई थी वो है संघ शक्ति समिति। उसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि जो हमारे बाद में प्रथम जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो। फिर है संघीय संविधान समिति, इसके भी जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। 4th नंबर पे है आपकी प्रांतीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि भारत ने 1947 में आज़ादी के पश्चात जो भारत में जो 564 जो रियासत है उनके एकीकरण का श्रेय इन्हीं को जाता है और एक VP मेनन को जाता है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, यानी कि आयरन मैन कहते हैं। ठीक है, अगले बात करें कि संचालन समिति। देखिए, आपको पता है कि संचालन जो समिति है उसके जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, यानी कि संविधान सभा के विभिन्न जो कार्यों का जो संचालन है इस संचालन समिति के द्वारा ही किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो हमारे प्रथम जो प्रेसिडेंट, यानी कि प्रथम भारत के राष्ट्रपति बनते 1950 के मध्य। ओके, आगे बात करते हैं। 6ठे नंबर पे राज्य के लिए समिति, यानी कि राज्यों के लिए जो समिति है, यानी कि जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो समझौता है और किसी बात पे विवाद होता है, उससे संबंधित जो समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, तो वो थी राज्यों के लिए समिति, यानी कि दो राज्यों के मध्य समझौता कराने के लिए। और इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। जो एक प्रक्रिया समिति यानी कि प्रोसेस कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद को। फिर अगली बात अगर कि 8वीं जो समिति है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड अल्पसंख्यक और जनजातीय जो ट्राइबल्स क्षेत्र के अंदर जो जनजातीय रहती है तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई को पटेल को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित है ना, किसी को अधिकारों की बात है, और इसके अलावा कितने अधिकार होने चाहिए उनकी बात हो। जो अल्पसंख्यक है, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष पर जिन जाति या धर्म के लोगों की संख्या कम होती है, तो वहां पर उनके सुधारों की बात अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष किसको बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके अलावा जनजातीय, यानी कि जनजातीय क्षेत्र के अंदर जो जनजातीय क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग के जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए संविधान के अंदर जनजातीय समूह के लोगों के लिए एक नियम बनाने की बात के लिए ये जो समिति बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अलावा जिसकी उप समिति बनाई थी उसके जो अध्यक्ष बने JB कृपलानी है। और फिर अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति HC मुखर्जी और राष्ट्रीय ध्वज
संबंधित तदर्श समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, हमने जो 11 प्रकार की जो कमेटीज हैं, जो जो संविधान सभा है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कमेटी है उनके बारे में बात करें तो देखिए इसमें हम सबसे जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता ही रहता है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए इनको याद कीजिएगा, ठीक है। आपको तो इसके अध्यक्ष याद करना, लेकिन जो ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसी को हम डिटेल से अध्ययन करने वाले। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ड्राफ्टिंग समिति की बात करें, यानी कि प्रारूप समिति। यानी कि प्रारूप समिति का प्रमुख कार्य क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है उसका एक ड्राफ्ट बनाना, यानी कि एक खाका प्रस्तुत करना है, यानी कि एक ढांचा तैयारी से प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसकी बात अपन करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, यानी कि सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो संविधान सभा की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी है, यानी कि प्रारूप समिति। इसका जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे और इसका गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तथा इसने संविधान का प्रारूप तय, यानी कि जो मैंने बताया कि जो संविधान का जो ढांचा है यानी कि जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट तैयार या तय किसके द्वारा किया गया था? यानी कि प्रारूप समिति के द्वारा ही किया गया था। इसमें देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें 7 सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे ऑप्शन में यस और नो का जवाब मांगता है। जैसे माने कि इस समिति के अध्यक्ष नहीं था, तो यहाँ से तीन तो यहाँ से देंगे और एक अलग से दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें 7 सदस्य कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद ही करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे जो उसका अध्यक्ष थे, एक नंबर तो ये था। दूसरे में N गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, ठीक है। तीसरे नंबर पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक है। चौथे नंबर पे डॉक्टर KM मुंशी है। 5वें नंबर पे है सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। TT कृष्णामाचारी है। और 7वें नंबर पे N माधव राव। तो डियर फ्रेंड्स, ये 7 नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, इसकी जो ये संविधान सभा की सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इस संविधान सभा की इसने एक ढांचा, संविधान सभा का ढांचा तैयार किया गया था, ठीक है। ढांचा का मतलब ये हो गया कि इसमें कितने फंडामेंटल राइट्स होंगे, कितने जो नीति निर्देशक तत्व या और इसके अलावा और भी जैसे कितने अनुच्छेद होंगे, कितने अनुसूची होंगी, इनकी सारी जो ढांचा है ये प्रारूप समिति के तय करती है, ठीक है। इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों को आपको बहुत डिटेल से आपको इनके नामों को याद करना ही है, कैसे नहीं तैसे आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे BR अम्बेडकर है, दूसरे नंबर पे N गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णाचारी और M माधव राव। ओके, ये बात आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए इस समिति की बात अगर करें, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, ये प्रारूप समिति को प्रारूप तैयार करने में, यानी कि जो संविधान का जो खाका तैयार करने में समथिंग 6 माह लगे थे। इसमें कितने माह? 6 माह लगे। और 6 महीनों के साथ साथ उसने मतलब 141 बैठक हुई। देखिए डियर फ्रेंड, इतनी बहुत इंपॉर्टेंट जो समिति है, इसने कम समय के अंदर भारत देश का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण तैयार इसने किया है कि 6 महीने लगे हैं और 141 बैठकों के माध्यम करके ही भारत का संविधान तैयार किया, यानी कि जो विश्व का सबसे लिखित और सबसे लचीला संविधान बनाकर तैयार करके संविधान सभा को दिया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, फरवरी 1948 में प्रथम बार प्रारूप यानी कि इसने फरवरी 1948 में संविधान का प्रारूप तैयार करके दे दिया और 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। यानी कि प्रथम बार प्रारूप तैयार कब हुआ? फरवरी 1948। और संविधान सभा को यह प्रारूप तैयार करके कब दिया? 4 नवंबर 1948 को इसका अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया। किसने? इसे प्रारूप समिति ने, ठीक है।
26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, यानी कि हमारा जो संविधान है यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ। और संविधान के अंदर क्या क्या बातें की, एक तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, और 395 यानी कि 395 जो आर्टिकल्स हैं वो तैयार किया, और 8 अनुसूचियां। तो यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ये बनता है कि जो हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में कितने तो अनुच्छेद थे, तो आप बताओ 395, और कितने अनुसूचियां हैं, यानी कि 8 अनुसूचियां। अगर आप आज वर्तमान में देखें तो 12 अनुसूचियां हो गई है। तो डियर फ्रेंड्स, मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची, जो हम बहुत ही डिटेल से आगे बात करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखिए, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान को। संविधान में प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को रखा गया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां डाली गई थी इस ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से। आगे बात करते हैं। इसीलिए नए विधि मंत्री यानी कि जो नए विधि मंत्री यानी कि कानून जो मिनिस्टर है, मंत्री है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं, हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहते हैं। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन के तैयार होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको आधुनिक मनु भी कहा जाता है, यानी कि इस B.R. अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज तर्रार बुद्धि वाले, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इसीलिए इसको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। इसके साथ ही डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम देख लेते हैं। जो प्रारूप जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसके अंदर देखिए क्या है। तो फर्स्ट है संविधान सभा के लिए कानूनी सलाहकार। देखिए, संविधान सभा के लिए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो कानूनी सलाहकार किसको बनाया, सर B.N. राव को नियुक्त किया गया। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानूनी सलाहकार किसको बनाया गया था, सर B.N. राव को नियुक्त किया गया था संविधान सभा के लिए, ठीक है। संविधान सभा द्वारा हाथी को मुहर के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि संविधान सभा जब बनी तो उसकी जो मुहर थी ना, उस पर किस पशु का चित्र था वो आपको बताना है, हाथी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो माइनर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान सभा की जो मुहर थी, स्टैंप था, उस पर किस पशु की आकृति बनी, तो आपको बताना हाथी की आकृति बनी है, ठीक है। H.V.R. अयंगार को संविधान सभा का सचिव बनाया, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सचिव किसको बनाया, H.B.R. अयंगार को बनाया गया था। प्रेम विहारी नारायण राजजादा को संविधान को प्रवाह में शैली में लिखा, यानी कि सबसे पहले जो हमारे जो संविधान है, संविधान को एक प्रवाह शैली में लिखने वाले जो व्यक्ति थे, और उनका क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेम बिहारी नारायण राजजादा ने ये पहली बार हमारे संविधान को लिखा था, ठीक है। इसके अलावा जो बसंत कृष्ण वैद्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बसंत कृष्ण वैद्य ने मूल संविधान को हिंदी संस्करण में लिपिबद्ध किसके द्वारा किया, क्योंकि हमारा जो संविधान था पहले इंग्लिश में लिखा गया था, तो इसको मूल हमारी जो राजभाषा है यानी कि हिंदी है, इस हिंदी भाषा में लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बसंत कृष्ण वैद्य थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, ये 2 फैक्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। एक तो हाथी की मोहर, एक संविधान सभा के जो सचिव हैं वो, और एक प्रेम बिहारी नारायण राजजादा के द्वारा जो पहली बार हमारे संविधान को लिखा गया, और हिंदी संस्करण यानी हिंदी भाषा में लिखने वाले पहले व्यक्ति थे बसंत कृष्ण वैद्य थे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। हम बात करते हैं आगे संविधान सभा की आलोचना। देखिए, संविधान सभा की आलोचना की गई है, यानी कि तर्क वितर्क, डिबेट की हम बात करते हैं। देखिए, डिबेट की बात अगर करें तो देखिए, फर्स्ट बात करते हैं कि प्रतिनिधि निकाय नहीं, यानी कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है कि ये जो संविधान सभा है ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है, क्योंकि इसको जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के इसका गठन नहीं किया गया है। लेकिन हमारा जो मत था, यह मत ये था कि 1951 से 1952 के आम चुनाव, प्रथम बार चुनाव हुए थे, उसमें संविधान सभा के ज़्यादा सदस्य चुने गए थे, यानी कि संविधान सभा के ज़्यादा इस प्रथम आम चुनाव के अंदर ही चुने थे, यही इनकी लोकप्रियता दर्शाती है। तो यहाँ पर ये इसका हम खंडन करते हैं, ठीक है। अनेक लोगों को कहना है कि
सार्वभौम वैश्य मताधिकार के द्वारा हम जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इसका गठन नहीं किया गया, लेकिन 1951-52 के जो आम चुनाव हुए उसमें सर्वाधिक जो ज़्यादा सदस्य चुने गए थे वो संविधान सभा से ही चुने गए। तो यहाँ पर इसका हम खंडन करते हैं। इसके अलावा समय की बर्बादी की बात करते हैं। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और काफ़ी समय लिया गया था, लेकिन आपको पता है कि कम समय में संविधान का जो निर्माण है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कर लिया गया था। तो ये ज़्यादा समय था, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो अमेरिका का जो संविधान है बहुत ही कम समय के अंदर बनकर तैयार हुआ है, कि ओनली 4 मंथ के अंदर इसको बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, इसका हम खंडन करते हैं। देखिए, इसका खंडन की बात अगर करें तो हमारा इसमें तर्क क्या है, हमारा पक्ष क्या है इसमें, कि अमेरिका में न्यायालय को जो कहता है, यानी कि जो अमेरिका के अंदर जो न्यायालय कहता है वही कानून है। क्योंकि यानी कि आपको पता है अमेरिका के अंदर न्यायालय ही कानून बनाता है, लेकिन भारत में प्रत्यक्ष निकाय के बारे में संविधान में उल्लेख है। लेकिन हमारे भारत में जितने भी निकाय हैं उसके जो भी कानून बनता है प्रत्यक्ष निकायों से होकर गुजरता है, तो इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अमेरिका में न्यायालय जो कहता है वही कानून है, लेकिन भारत में प्रत्येक निकाय के बारे में संविधान में उल्लेख है। इस कारण अपरिपक्व भारतीय लोकतंत्र को यह अराजकता और मनमानी से बचने के लिए ऐसा काम करना पड़ेगा कि इसे, यानी कि अराजकता से बढ़ने और मनमानी से बचने के लिए हमने जो प्रत्येक निकाय के बारे में संविधान का निर्माण या उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करें संप्रभुता का अभाव की बात अगर करें। देखिए, संप्रभुता का अभाव का मतलब ये हो गया कि संविधान सभा का जो संविधान सभा है उस संविधान सभा में जो बैठकों से पहले इजाज़त और इसका गठन भी ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान है, संविधान सभा का गठन किया है हम हमारी तरफ से नहीं किया है, क्योंकि इसका गठन तो जो ब्रिटिश सरकार के माध्यम से जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन है तो उसके माध्यम से इसका संविधान सभा का गठन किया और फिर ये संविधान सभा मिलकर हमारे संविधान का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब एक बार फिर से इसको देख लीजिए, बैठकों से पहले इजाज़त या इसका गठन भी ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ है। लेकिन इसके डिबेट में हम अपना तर्क देते हैं कि भले ही सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर हुआ है, यानी कि चाहे भले ही जो संविधान सभा का गठन है ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों में, लेकिन इसके आचार भारतीय जन समूह का प्रयास है। यानी कि इसके आचार विचार है, इसके जो गठन की प्रक्रिया है, इसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है, वो हमारे भारतीय जन समूह का ही प्रयास है। एवं दबाव ही था 7 बैठक से, यानी कि 7 बैठक से ये पहले इजाज़त यह एक सांकेतिक प्रक्रिया ही, क्योंकि सभा के कार्यों में ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इस कारण इसमें संप्रभुता का अभाव है, कहना गलत होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसका हम खंडन करते हैं अपने विचारों के माध्यम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे बात अगर करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कांग्रेस का प्रभुत्व। यानी कि किन लोगों का कहना है कि जो संविधान सभा है उसमें कांग्रेस का बहुत ज़्यादा दबदबा है, लेकिन ये बात गलत है। लेकिन ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन है, इसकी बात अपन करते हैं। देखिए, संविधान सभा एक दलीय निकाय है, यानी कि एक दलों का निकाय है संविधान सभा। ठीक है, सभा ही कांग्रेस है, यानी कि सभा ही क्या है, कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे ग्रेनविले ऑस्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट, ऐसा कहने वाला कौन था, तो आपको बताना है ग्रेनविले ऑस्टिन। ये कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस क्या है, हमारा इंडिया है, यानी कि भारत है। ठीक है, आगे बात करते हैं वकीलों एवं राजनीतियों का प्रभाव। देखिए, इसमें वकीलों को राजनीति, यानी कि जो लॉयर है और जो पॉलिटिशियन है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए क्या है, इसमें संविधान की भाषा जटिल बन जाती है, यानी इससे इफेक्ट होने से, यानी कि वकीलों और पॉलिटिशियन का इफेक्ट होने से क्या है कि संविधान की जो लैंग्वेज है बहुत हार्ड बन जाती है तथा समाज के अन्य वर्गों का उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी इसी कारण जो समाज के प्रत्येक तबके के लोग हैं, वर्गों के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। तो ये डियर फ्रेंड्स, हम जो हमारे जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उसकी जो जितने भी जो कमेटियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन किया। जो मोस्टली हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन किया है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन अक्सर पुटअप होते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा जो भी जो 11 जो कमेटियां मैंने बताई है उसके तो आपको अध्यक्ष याद करने हैं, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी को आप बहुत डिटेल से, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है उसी के आधार पर आप इसके नोट्स बनाइए
और इसको याद भी कीजिए, यानी कि लर्न भी कीजिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, अगले जो वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हमारी और आपकी बहुत बढ़िया तरीके से मुलाकात होने वाली है। तो आपको मेरे को इजाज़त दीजिए। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस है उसके जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसकी जो लिंक है उसको भी शेयर कीजिएगा, ताकि डियर फ्रेंड्स प्लीज़ आपका फ़ायदा और मेरा फ़ायदा हो इसमें। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।